हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और जानेंगे इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 यानी कि 1950 से लेकर 1990 तक भारत में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, भारत ने डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कार्य किए, कौन सी पॉलिसीज बनाई, कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग लगाई, ये सब हम देखेंगे। इंडिया का ग्रोथ मॉडल क्या था, यानी कि ग्रोथ या विकास को प्राप्त करने के लिए उसने कौन कौन सी प्लानिंग की, या उसका मॉडल, बेसिक मॉडल क्या था, यानी कि किस तरह से वो विकास करेगा, कौन सी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएगा, कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी, कौन सी पब्लिक सेक्टर में जाएंगी, इकोनॉमिक प्लानिंग के में क्या क्या गोल्स, बड़े गोल्स यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स लिए जाएंगे, कॉमन गोल्स लिए जाएंगे, कौन से शॉर्ट टर्म गोल्स लिए जाएंगे, ये सब चीजें डिसाइड करना था। देन chapter discusses the growth model, that is mixed economy with 5-year plans from 1950 to 1990। और हमारा ग्रोथ मॉडल क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी विद 5-year plans। 5-year plans इसलिए कि हम ग्रोथ करेंगे, हम ग्रोथ के लिए प्लान करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे और हर 5 साल के बाद इवेल्युएट करेंगे, अप्रेज करेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया, यानी कि हमने कितने संसाधन लगाए, कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेसफुल हुई, कौन सी नहीं हुई, कहां गलती रही, कहां कमी रही, कहां अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले, प्रॉफिट मिला, ये सब चीजें 5 साल के बाद इवैल्यूएशन, जैसे आपका हर साल रिजल्ट निकलता है ना, ऐसे ही गवर्नमेंट का रिजल्ट 5 साल बाद इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो 5-year प्लान्स 5 साल बाद इवैल्यूएट किए जाते थे और जो गलती पुराने 5-year प्लान में की जाती थी वो अगले में दोहराने की कोशिश नहीं की जाती थी नॉर्मली। ओके, देन इट डिस्कसेस द कंडीशन एंड प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो 3 जो मुद्दे रखे गए 1950 से लेकर 1990 तक जो चले लगातार, जो कॉमन गोल्स थे, वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ के उद्योगों के लिए, यहाँ की खेती के लिए, यहाँ के उद्योग के लिए, यहाँ के ट्रेड के लिए। ट्रेड यानी कि आयात निर्यात, जो आपका बिजनेस है, आप जो व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ अपने देश के अंदर, और इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पर कौन सा व्यापार करते हैं, किस तरह करते हैं, किन देशों के साथ करते हैं, कितने परसेंटेज के साथ करते हैं, सब डिस्कस होगा इसमें। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। 1990 तक ये सब चला और उसके बाद में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ में। आपको पता होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को एलपीजी की सौगात दी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसी समय आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, हमारे देश को प्रोडक्शन से हटाकर, प्रोटेक्शन यानी कि अपनी इंडस्ट्रीज का बचाव करना, उनके संरक्षण करना, उससे हटाकर हमारे देश को अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया गया था। यानी कि हमारी इकोनॉमी पहले कैसी थी? एक संरक्षित इकोनॉमी थी, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी थी, और उसके बाद में हमारी अर्थव्यवस्था को एक खुली ओपन इकोनॉमी बना दिया गया कि लोग, प्राइवेट सेक्टर यहाँ आ सकता है दूसरे देशों से, यहाँ एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यहाँ इंडस्ट्रीज लगा सकता है, यहाँ पे अपने उद्योग स्थापित कर सकता है, फॉरेन कंपनीज यहाँ आकर अपना बिजनेस कर सकती है। इससे पहले ये अलाउड नहीं था। हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को बचाते थे, बाहर की कंपनी को आने नहीं देते थे ताकि हमारी कंपनियों को उनसे कंपटीशन ना करना पड़े और वो मार्केट लूज ना कर दें। पर अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ खूब धड़ल्ले से कंपनियां आ रही हैं, खूब बिजनेस कर रही हैं और हम उनसे के साथ कंपीट भी कर रही हैं हमारी कंपनियां, ठीक है, और हम ग्रो कर रहे हैं। नाउ रीकैप, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर था हमारा, एक्सप्लॉटेटिव जमींदारी सिस्टम था, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था आपका सारा, कि हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, हम बहुत पिछड़े हुए थे। ब्रिटिश ने जब हमें जब आजादी मिली तो हमें देश बहुत ही बेहाल हालत में मिला था, सब कुछ पिछड़ा हुआ था, लोग पिछड़े हुए थे, अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, यहाँ का व्यापार पिछड़ा हुआ था, यहाँ के उद्योग पिछड़े हुए थे, यहाँ की खेती पिछड़ी हुई थी, और लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, बेरोजगार थे, और यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह, चिकित्सा की सुविधाएं भी नहीं थी, मतलब कुल मिला के खस्ता हालत थी हम लोगों की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज इंडिया लाइक रिलेटिव कार, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है कि वो जैसे हम रिश्तेदारों की कार या पड़ोसियों की कार यूज करते हैं ना, उसकी सर्विसिंग नहीं कराते, देखभाल नहीं करते, हालांकि इससे भी बुरी स्थिति थी। उन्होंने तो अपने बाप का राज समझ लिया था, यहाँ से लूटो लूटो और लूट के सारा ले जाओ। लो आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी, आउटपुट बहुत कम था, यानी हम जीडीपी बहुत कम थी हमारी, और प्रोडक्टिविटी भी कम थी, यानी पर यूनिट आउटपुट पर यूनिट बहुत कम था, यानी हम बहुत सारा माल लगाते थे, उसके बाद हमें बहुत कम रिजल्ट्स मिलते थे। जैसे खेती,
ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में खेती में पैदावार बढ़ी है, लेकिन उससे पहले खेतों में पता बहुत बहुत बड़े बड़े खेतों में एक आध बोरी अनाज होता था, तो बहुत कम पैदावार थी उस समय, क्योंकि पेस्टिसाइड्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे हमारे पास, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, और हमारा खेती बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी। बड़े बड़े सैकड़ों बीघे खेत में एक आध ट्रक अनाज होता था, कुछ ज्यादा नहीं होता था, अनाज उत्पादन ज्यादा नहीं था हमारा। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, इंडस्ट्रीज में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, कोई इंडस्ट्री ज्यादा नहीं थी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम था। स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स बहुत कम थी। प्रिमिटिव टेक्निक्स हमारी फार्मिंग की थी, प्रिमिटिव यानी हम फावड़ा हल बैलों के साथ ही खेती कर रहे थे, खुरपे वगैरह के साथ में, हमारे पास हसिया के साथ में, हमारे पास कोई भी नए संसाधन नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे, ट्यूबवेल्स नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, थ्रेशर्स क्रशर्स कुछ भी नहीं थे, हम सिर्फ हाथों से थोड़े बड़े जो औजार होते हैं हमारे प्रिमिटिव पुरातन काल के, उनसे ही हम अपनी खेती आज तक कर रहे थे जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए। सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस थी यानी कि हम सिर्फ थोड़ा बहुत अनाज उगा रहे थे, थोड़ा बहुत कैश क्रॉप्स का मुनाफा तो अंग्रेज ले रहे थे, बाकी जो हम अनाज उगा रहे थे सिर्फ अपना पेट भर रहे थे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है पेट भरने वाली खेती, पोषण मतलब सुपोषित हो जाओ, उससे अलावा कुछ नहीं, ग्रोथ नहीं है इसमें। नाम रिकैप, पोस्ट कमर्शलाइजेशन आपको बताया था, इंडिगो नील की खेती की गई, जूट की, टी चाय पत्ती की, कैश क्रॉप जितने थे गन्ना वगैरह सबको ग्रो किया गया, क्योंकि उनसे पैदावार ज्यादा होती थी और उनसे जो है आपको मुनाफा ज्यादा होता था लोगों को, और वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करते थे, और ड्यूअल पर्पस था, रॉ मटेरियल मिलता था इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को डाई बनाने के लिए, जो जितनी भी इंडस्ट्रियल डाई बनती थी वो नील से बनती थी, और नील की खेती से उनके दो पर्पस सॉल्व होते थे अंग्रेजों के। पहला कि यहाँ की खेती बर्बाद हो जाए, क्योंकि जब नील की खेती आप करते हैं तो खेत किसी लायक नहीं रहते, उसकी फर्टिलिटी खत्म, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, और उस खेत में आप चावल भी नहीं उगा सकते। इसीलिए बंगाल में नील विद्रोह हुआ और आपके बिहार में ब्लू रेवोल्यूशन यानी नील सत्याग्रह हुआ। तो बिहार के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने नील की खेती करने से विद्रोह कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं, हमें अनाज खाने को नहीं मिल पा रहा है इस खेती की वजह से। तो ब्रिटेन दो पर्पस सॉल्व कर रहा था, हमारे देश को पिछाड़ रहा था, हमारे देश को पिछड़ा बना रहा था, स्टैग्नेंट बना रहा था, यहाँ की खेती को बर्बाद कर रहा था, और अपने देश में वो नील को डाई की तरह यूज कर रहा था, हमें बर्बाद कर रहा था, खुद को आबाद कर रहा था। वाइट गल्फ इन टिलर्स एंड ओनर्स, मतलब पहले भी आपने चैप्टर 1 का आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में है। वाइट गल्फ बहुत गहरी खाई थी टिलर्स के और ओनर्स के बीच में, यानी कि जो खेत जोत रहे थे वो असल में उनकी जमीन थी नहीं, और जब जमीन आपकी नहीं है और आप गरीब भी हैं तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते भाई, करोगे क्या? ठीक है, क्योंकि आप कोई जमीन में ना तो खाद डाल सकते हो, ना उसका कुछ ढंग से देखभाल कर सकते हो। आप देखिए दो तरह के खाद होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खाद गांव डंग से या बफलो के डंग से, जो डंग होता है, गोबर होता है, उससे बनता है, या फिर और जो पत्तियां वगैरह है सड़कें बनता है, ऑर्गेनिक खाद जो होता है। वो ऑर्गेनिक खाद भी नहीं डाल पा रहे थे, छोड़िए मैकेनाइजेशन की बात, छोड़िए और टेक्नोलॉजी की बात, ठीक है, तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और ओनर्स थे वो तो अपना पैसे कमाने में, जमींदारों के पास जमीन होती थी, अब जमींदारों को क्या लेना देना, उनके हजारों लाखों बीघे जमीन होती थी, उसमें मजदूर काम करते रहते थे, उन्हें मुनाफा मिलता रहता था, मजदूर चाहे भूखा मर जाए तो उन्हें क्या मतलब किसी से, ठीक है। तो ओनर्स और टिलर्स के बीच बहुत गलत था, इसलिए कोई भी कुछ पैदावार नहीं बढ़ी थी, और जो सरप्लस होता भी था वो जमींदारों के कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, दिखावे के लिए जो होता है ना कंजम्पशन, जैसे कि हम ऐश करें, खूब पैसा उड़ाएं, तो वो लोग पैसा उड़ा रहे थे, उनके लिए पैसे की कोई खास यूटिलिटी नहीं थी। डन। रिफॉर्म्स फॉर डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए? टू डील विद दिस सिचुएशन इंडियन प्लानर्स इंट्रोड्यूस्ड लैंड और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और दूसरी रिफॉर्म्स कौन सी थी? टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो इस स्थिति से बचने के लिए या स्थिति को अपने फेवर में करने के लिए, निपटने के लिए हमारे यहाँ दो तरह की रिफॉर्म्स हैं। कौन सी थी? लैंड रिफॉर्म्स, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, और दूसरी थी टेक्निकल रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जमीन में, उसकी खेती के स्तर में, उसका जो जैसे होता है ना, आप गांव में देखिए तो गांव में क्यों, शहरों में भी एक पोस्ट होती है पटवारी। पटवारी ये देखते हैं कि जमीन कितनी बड़ी है, कहाँ है, फ्रैगमेंटेड लैंड है, फ्रैगमेंटेड या स्कैटर्ड लैंड उसे कहते हैं। जैसे मेरी जमीन, सपोज मेरे पास 25 बीघा जमीन है, 25 बीघा जमीन है, और वो 25 बीघा जमीन 3 बीघे कहीं है, 2 बीघे कहीं है, 5 बीघे कहीं है, 10 बीघे कहीं है, तो यानी कि मेरे
खेत तो 25 बीघा ही है, जमीन तो 25 बीघा, लेकिन वो बटी हुई है 10 खेतों में। अब 10 खेत में कभी यहाँ भागो कभी वहां भागो, तो किसान क्या खेती नहीं कर पाता। इसमें इतना सा बोएगा अनाज, इसमें ट्रैक्टर, किसी में ट्रैक्टर ही नहीं चल पाएगा। तो जो स्कैटर्ड जो खेत होते हैं ना भाई, उनमें खेती ढंग से नहीं हो पाती है। बड़ा एक खेत हो उसमें कुछ भी बोलो, आप कुछ भी उगा लो, खेती कर लो बढ़िया सी, लेकिन छोटे छोटे खेतों में कहां तक भागोगे। कुछ खेत तो जैसे रूम का साइज होता है उतने बड़े बड़े भी होते हैं गांव में। अगर आप जाके देखो 1 बीघे का, आधा बीघे का, 100 गज का भी खेत हो सकता है। तो ये ऐसी फार्मिंग को रोका गया और उसको कंसोलिडेशन किया गया। आगे हम पढ़ेंगे टेक्निकल रिफॉर्म, यानी मैकेनाइजेशन किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर का, और बहुत सारी और भी रिफॉर्म्स हम इंडस्ट्रीज में लाए। अब देखिए लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। सबसे पहले हमने जो बीच के लोग, इंटरमीडियरी कौन होता है, बीच के बिचौलिए, खेती में जो बिचौलिए थे, बिचौलिया कौन था, जमींदार था सबसे बड़ा, गवर्नमेंट के बीच में और किसानों के बीच में जमींदार ही तो बिचौलिया था जो सब कुछ मलाई खा रहा था। अब इसमें क्या किया कि गवर्नमेंट के और टिलर्स के ओनर जो फार्मर्स थे उनके बीच से बिचौलिए को हटा दिया गया, ठीक है। ओनरशिप राइट्स टू टिलर्स और एक्चुअल कल्टीवेटर्स, एक्चुअल कल्टीवेटर्स को राइट्स दे दिए गए, उनको जमीनें दे दी गई वापस जमींदारों से छीन कर लगभग, ठीक है। काफी सारी जमीनें बांटी गई हैं इस तरह से। 200 lakh tenants got ownership rights and came in direct contact of government and paid revenue. 200 लाख लोगों को जमीनें मिली और वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए और उन्होंने रेवेन्यू पे करना गवर्नमेंट को शुरू किया, यानी बिचौलिए खत्म। Incentives to cultivators for improvement on land was given. जो लोग अपने खेतों की ढंग से देखभाल करते थे, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते थे, उसके आसपास जो उसकी बाउंड्रीज थी खेतों की, उन्हें डॉल कहते हैं गांव में, उन डॉलों को सही करते थे। और गांव में एक रास्ता होता है पतला सा, खेतों के बीच में थोड़ी सड़क सी होती है, मतलब जैसे कि आपकी 8 फुट चौड़ी या कुछ समथिंग लाइक इतनी चौड़ी होती है, उसको चक्रोड कहते हैं। चक कहते हैं खेतों को। नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे प्रदेशों में चक कहा जाता है खेतों को, और जो रोड होती है उसके बीच में उसको चक रोड कहा जाता है, ठीक है, या उसे चक रोड भी कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, और हम जो है इसे चक रोड इस तरह से कहा जाता है जो नॉर्थ इंडियंस कहते हैं। ये खेतों पे फिर काम होने लगा, लोग किसान उन पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने लगे, ठीक है। देन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, it means fixation of maximum size of cultivable land that an individual or family can own. मतलब एक इतना बड़ा खेत जो मैक्सिमम बड़ा खेत आप रख सकते हैं, यानी कि एक नाम पर सपोज 20 बीघा जमीन आ सकती है, और पूरे परिवार में 5 मेंबर्स है, 100 बीघा जमीन आपकी आ सकती है पूरे परिवार के पास, उससे फालतू जमीन आप रख नहीं सकते। इस तरह सीलिंग लगाई गई। सीलिंग यानी कि ऊपर का लेवल जो लिमिट था, वो सीलिंग क्या होती है, छत, मतलब आपको वहां पे कट ऑफ कर दिया गया, सीलिंग कर दी गई, मतलब इससे फालतू जमीन नहीं आपकी, ठीक है। तो इट मींस फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज जो आप रख सकते थे, मतलब एक परिवार के नाम पर इतनी ही जमीन हो सकती है, उससे फालतू नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। यानी कि एक परिवार पे 100 बीघा, दूसरी परिवार पे 100 बीघा। अब सपोज मेरे पास 1000 बीघा जमीन है, राइट, और 100 बीघा जमीन मेरे पास रह सकती है, तो कितनी बची, 900 बीघा जमीन किसानों को बांट दी गई। सपोज कोई भी आप जमींदार हो, आपके पास 1000 बीघा या 2000 बीघा जमीन है, तो क्या हुआ, 1900 बीघे आपके यहां से गई, 2000 बीघा थी ना भाई, तो 100 बीघा आपके नाम पर रह गई आपके परिवार के पास, और 1900 बीघा किसानों में बांट दी गई। इस तरह सीलिंग होता है। लैंड सीलिंग was imposed on holding size of land to reduce concentration of land in fewer hands. fewer यानी कुछ हाथों में, fewer बहुत कम हाथों में जमीन थी। किसके पास 2000 बीघा है, किसके पास 1000 बीघा है, किसके पास 10,000 बीघा है। तो जमींदारों के पास हजारों बीघे जमीन थी, लेकिन किसानों के पास 1 बीघा भी नहीं थी। तो जमीन को उन हाथों से छीनकर टिलर्स यानी किसानों के पास दे दिया गया, और वो ताकि उसमें खेती कर सके और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ा सके, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सके, पैदावार बढ़ा सके, और देश भी ग्रो करे और एग्रीकल्चर भी ग्रो करे। सरप्लस लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लैंडलेस लेबरर्स, और जो जमीन बची थी पहले बताया वो सब किसानों में बांट दी गई। देन लैंड रिफॉर्म्स, और पॉइंट जो है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, अलॉटिंग फ्रैगमेंटेड एंड स्कैटर्ड लैंड ऑफ फार्मर्स एट वन प्लेस टू सेव कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। मैंने बताया ना 20 बीघा जमीन है और कहीं कहीं बिखरी पड़ी है, तो उस जमीन को इकट्ठा करके एक जगह 20 बीघे का खेत दे दिया गया। ऐसे सभी किसानों को उनकी बिखरी हुई जमीनों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें दे दिया गया, ताकि वो ढंग से खेती कर सके, जमीन को अच्छा बना सके, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सके और ढंग की पैदावार मिले उन्हें।
रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को रेगुलेट किया गया। अब रेंट ऐसा नहीं है मर्जी 50% ले लो 60% ले लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रेंट को भी रेगुलेट किया कि भाई इससे ज्यादा रेंट नहीं लिया, जैसे 5% या 10% पैदावार का रेंट देना पड़ेगा। सपोज आपने 10,000 रुपए कमाए तो आपको 10,000 रुपए 5% देना पड़ेगा, मतलब हर 100 रुपए में 5 रुपए आपको रेंट देना पड़ेगा, या 10% रेंट लग गया आपके पर। तो रेंट की रेगुलेट किया गया, उसे लीगल बनाया गया। इलीगल एक्सटॉर्शन कल्टीवेटर्स का बंद कर दिया। इलीगल एक्सटॉर्शन यानी भाई सपोज मेरे पास 2 बोरी अनाज पैदा हुआ है, पैदावार ही कम थी उस समय, तो अब 2 बोरी में से 50% अगर जमींदार का है तो 50% कहाँ, 1 बोरी चला गया। अब 1 बोरी में मैं क्या बेचूं, क्या बच्चों को खिलाऊं, क्या अपना घर पालूं। तो किसानों की बहुत ही गंदी हालत थी। वो लोग बेचारे एक टाइम खाना मुश्किल से खाते थे। उसमें भी पता है आपको, बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे थे जो चावल डालते थे, थोड़ा सा उसमें पानी डालते थे और उसका मांड बना के पी लेते थे। इतनी ज्यादा गरीबी थी, उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा था, 3 वक्त का छोड़ दीजिए। तो इस हालत से निपटने के लिए सरकार ने इलीगल एक्सटॉर्शन, उनसे जो पैसे की जो नोचा जा रहा था, पैसा उनसे छीना जा रहा था, उसको बंद किया और रेंट का रेगुलेशन किया कि भाई इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते, आप फालतू नहीं ले सकते। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग सहकारी खेती कहा जाए। सहकारी यानी साथ साथ, सबके साथ एक साथ कार्य करना। सह यानी तुम्हारे साथ कार्य करना, यानी कि हम सपोज हम 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स की 25-25 बीघा जमीन है, तो हम सब ने जोड़कर 25-25 बीघा, 4 लोगों ने 100 बीघा जमीन हमारी हो गई। इस तरह क्या होता था कि पूरे गांव के खेतों को जोड़कर, सपोज उनके पास 2000 बीघा जमीन आ गई, तो उसमें प्लांटेशन लगा दिया गया, उसमें टमाटर ही बो दिए गए, तो पूरी फैक्ट्रीज को आप टमाटर ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर गेहूं बो दिए गए, सीजनल वेजिटेबल्स लगाए, कुछ भी ऐसी जो पूरा गांव एक साथ खेती कर रहा है, 10, 15, 20 लोग मिलकर खेती कर रहे हैं, वो सहकारी खेती कहलाती है। उसमें मुनाफा ज्यादा होता है, आपकी बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा होती है। कैसे? क्योंकि जब आप बहुत बड़े खेत को डील करते हैं ना भाई, बहुत बड़ी पैदावार है, बहुत ज्यादा, ट्रक के ट्रक भर के टमाटर हैं, सपोज आपके टमाटर की खेती है एग्जाम्पल, और किसान टमाटर केचप वालों ने आपसे जो है डील करना चाह रहे हैं कि टमाटर आपके फार्म के बहुत अच्छे हैं, आपके कोऑपरेटिव फार्मिंग के वो ले जाना चाहते हैं। तो उस समय क्या होगा, आप बार्गेन कर सकते हैं बेटर टर्म्स में, क्योंकि आप सपोज उन्हें 20 ट्रक टमाटर दे रहे हैं, तो 20 ट्रक टमाटर काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर आप छोटा सा खेत है, बाड़ी है आपकी, छोटे सा गार्डन है, उसमें 2 किलो टमाटर उगा रहे हैं, तो आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं होती। आप क्या डील करेंगे? वो कहेगा भैया 2 किलो टमाटर हम क्यों लें, किसान वाले तो ट्रक भर के टमाटर लेंगे, कई सारे ट्रक। अब 2 किलो टमाटर में उनका क्या होने वाला है? तो छोटे किसान की बार्गेनिंग पावर, उसकी जो बार्गेन करने की, मोल भाव करने की शक्ति वो कम होती है, और बड़े फार्मर्स की ज्यादा होती है। इसीलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाती है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया गया। देन फेलियर और पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म क्यों लिखा है यहाँ पे? देखा जाए तो 50% अगर कहा जाए, आधे रूट पर लैंड रिफॉर्म्स आपकी फेल हो गई, ठीक है, या उनका पार्शियल इंप्लीमेंटेशन आधे रूप से ही लागू हो पाई, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? दे कुड बी इंप्लीमेंटेड फुल्ली ओनली इन वेस्ट बंगाल एंड केरला। सिर्फ वेस्ट बंगाल और केरला ऐसे प्रदेश थे, क्योंकि आजादी के बाद तो वेस्ट बंगाल बन गया था ना, बंगाल नहीं रहा, वेस्ट बंगाल बन गया था। तो वेस्ट बंगाल केरला में ही, केरल प्रदेश में ही इनका पूरी तरह से आपका एम्प्लॉय किया जा सका, देन लागू किया जा सका। जमींदार showed themselves as cultivators and evicted tenants। जमींदार तो पहले से ही चालाक थे, अमीर लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, और आपको पता भी मिक्स्ड इकोनॉमी में जहां गवर्नमेंट सेक्टर और दोनों प्राइवेट सेक्टर, मैंने पहले बताया करप्शन होता है, तो कुछ लोगों को पैसा खिलाया, घूस खिलाई, जैसे तैसे गठजोड़ करके उन लोगों ने, जमींदारों ने क्या किया कि अपने आप को ही किसान दिखा दिया, और जो टेनेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनको जमीन से बाहर हटा दिया, फिर से भगा दिया, उनसे जमीन फिर से छीन ली। जमींदार्स ऑल्सो चैलेंज लैंड सीलिंग। उन्होंने लैंड सीलिंग लॉ को, भैया हमारे नाम पर 100 बीघा खेत ही क्यों, हमारे बाप दादा की जमीन है, हम तो इतने सालों से थे, हम तो 200 साल से राज कर रहे हैं, टाइप सिचुएशन पैदा की, बताया, तर्क वितर्क दिए, और लेजिस्लेशन को चैलेंज किया कोर्ट्स में, एंड इवेडेड लैंड सीलिंग एक्ट, और उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट को भी चकमा दे दिया, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारे जमींदारों के पास जमीन रह गई। दे रजिस्टर्ड देयर सरप्लस लैंड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, और उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज थी, जो जमीनें थी, वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों के रिलेटिव्स के नाम पे करा ली, इससे वो लैंड सीलिंग से बच गए। ऐसा मैंने
बहुत रिश्तेदारों के, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी होता देखा कि उन्होंने जमीन, ये कानून से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन कर रखी थी। टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या होती हैं जो मॉडर्नाइजेशन के लिए काम करें? जैसे these reforms stand for adoption of high yielding variety of seeds, technology that is mechanization and green revolution। एक एक करके समझते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कौन सी होती हैं? यील्ड क्या होता है? यील्डिंग यानी पैदावार, खेती में पैदावार बढ़ाना। पैदावार किसकी बढ़ाना? अनाजों की, दालों की, तिलहन की। अनाज यानी गेहूं, चावल वगैरह। दालें तो सब जानते हैं। तिलहन यानी जिनसे तेल निकाला, तिल, सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, जो सूरजमुखी होता है, इन सब जिनसे भी तेल निकाला जा सके, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन सब की खेती को बढ़ावा देना, उन सब की पैदावार बढ़ाना। ठीक है। ऑफ सीड्स, मैंने पहले बताया आपको, आजादी से पहले और आजादी के कुछ समय बाद तक हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर था। हम लोग बाहर से फूड ग्रेन और दालें वगैरह मंगाते थे, अनाज वगैरह मंगाते थे। अब 1965 की वॉर में, इंडो पाक वॉर में, अमेरिका ने धमका दिया भाई भारत को, भैया तुम अगर पाकिस्तान को से नहीं हारोगे या मतलब बंद रोकोगे नहीं लड़ाई, तो हम तुम्हें अनाज देना बंद कर देंगे। और भारत को इस बात का थोड़ा सा बुरा लगना ही था भाई, जाहिर सी बात है, तो उसने ग्रीन रेवोल्यूशन चला डाली। ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कौन सी होती हैं? जो ज्यादा पैदावार बढ़ाएंगे, याद रहेगा मेरे हिसाब से। देन टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन कौन सा होता है एग्रीकल्चर में? देखिए, ट्रैक्टर खरीदना, क्रशर्स, थ्रेशर, मशीन्स, टूल्स जितने भी हैं, ट्यूबवेल लगाना, जितना भी आपका मशीनीकरण जिसे कहते हैं, मशीनें लाना, खेती मशीनों द्वारा करना, इसी को मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। मन मशीनों का ज्यादा यूज करना, पुराने तरह की तरह हल नहीं चलाना, फावड़े से नहीं खोदनी, आपको ट्रैक्टर्स, और आजकल तो बहुत सारे खाद बिखेरने की अलग हैं आपकी मशीनें, और आपके जोतने की अलग है ट्रैक्टर्स से। फिर आप अनाज को बो भी सकते हैं, मतलब उगा सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं जमीन में, सब चीजें आपकी आ गई हैं। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, और इस वजह से क्या हुआ, हमने भाई सीड्स ऐसे लाया जो हाई यील्ड देती थी, बहुत पैदावार देती थी, फिर हमने ट्रैक्टर वगैरह भी लगा ली, तो हमारी पैदावार जो ठीक है तो मैं बढ़ गई, और इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। They solve the problem of low productivity with HYV seeds, यानी high yielding variety of seeds, chemical fertilizers, pesticides, insecticides. This led to significant rise in output, and this was called green revolution. Green revolution क्या है? ये है. That means land reforms, technical reforms and land reforms led to, दे यानी land reforms और technical, यहाँ दे की जगह ये दोनों लिख देना. Solve the problem of low productivity, मतलब हमारी पैदावार बढ़ गई. ठीक है, किस वजह से? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी जो उर्वरक, फर्टिलाइजर को हिंदी में कहते हैं उर्वरक, जो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाए जमीन की, उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी. पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं. इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वही कीटनाशक दवाएं होती हैं. दिस लेड टू सिग्निफिकेंट राइज, पैदावार बढ़ी और हम अपने देश में क्या ले आए? ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए. यही ग्रीन रेवोल्यूशन है, लैंड रिफॉर्म और टेक्निकल रिफॉर्म्स की वजह से, मैकेनाइजेशन और HYV की वजह से आए. ग्रीन रेवोल्यूशन एंड HYV दोनों का क्या संबंध है? ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप स्पॉट यानी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एकदम से बहुत पैदावार बढ़ गई. जहां 2 बोरी अनाज होता था वो 25 बोरी होने लग गया. ठीक है, बहुत ज्यादा जमीन में उससे पैदावार बढ़ी. इट वाज लॉन्च्ड इन 1967-68 and in that year it said the crop production increased by 25%. 25% आपकी क्रॉप बढ़ गई. मैं ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया, 25% बढ़ी थी. ठीक है, यानी जहां 1 बोरी अनाज होता था वहां 1.25 बोरी, 1/4 बोरी और होने लग गया. ठीक है, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट एंड, भाई ये सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ए एंड डी कर लेना इसको, ब्रोक द विशियस साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन. और हमारे खेती में जो स्टैग्नेशन था, शिथिल पड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, कोई ग्रोथ नहीं थी एग्रीकल्चर, वो खत्म हुई और हम एकदम से तरक्की पे आ गए. देखिए, मैंने इसलिए बताया क्योंकि माय मदर यूज्ड टू से कि ऐसा बहुत पैदावार कम थी. इनफैक्ट 25% तो पूरी ओवरऑल ग्रोथ हुई थी एग्रीकल्चर में. असल में तो बहुत ज्यादा अनाज पैदा होने लग गया था. जब 1-8 बोरी होता था, वाकई 8-10 बोरी तो होना शुरू हो गया था. एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी. एलिमेंट्स क्या है HYV के? यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. यूज ऑफ HYV सीड्स, इसमें आपको सीड्स जो है HYV यूज करनी पड़ती हैं. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. ये सब तो समझ में आ गया होगा. इरिगेशन, इरिगेशन यानी आपको पानी के साधन यूज आपके बढ़ाने पड़े. बहुत ज्यादा, जैसे कैनाल्स लगाए गए, ट्यूबवेल्स लगाए गए, नहरें बनाई गई, जैसे अपर गंग नहर और लोअर गंग नहर नॉर्थ इंडिया में है, और यहाँ सिंचाई के साधन बढ़ाए गए. इरिगेशन यानी सिंचाई.
खेतों की सिंचाई के साधन बढ़ाए गए और वहां पे सारे उर्वरक यूज किए गए, कीटनाशक दवाई यूज की गई, अच्छा बीज यूज किया गया। इससे क्या हमारी खेती खिलखिला उठी। ओके, फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसके फेजेस क्या हैं? फेज 1 मिड 1960s, मिड यानी बीच में, 1960s के बीच यानी 1965 समथिंग लाइक दैट टू 1970s, यानी कि मिड 1970s यानी 1965 के लगभग से लेकर 1975 के लगभग, 1965 से लेकर 1975, कुछ भी ऐसा 64 65 कुछ भी बीच में लगा लीजिए आप, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम रिवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एफ्लुएंट फार्मर्स ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु व्हिच प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट। अब क्या हुआ, फेज 1 में कहां-कहां के किसान इंक्लूड हुए? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व्हिच प्रोड्यूस राइस एंड व्हीट, जहां पे चावल और गेहूं उगाए जाते थे। जो एफ्लुएंट फार्मर्स थे, ये ध्यान देने वाली बात है, एफ्लुएंट। क्यों एफ्लुएंट चाहिए भाई? भाई सारी सब्सिडी से सारा खेत HYV, सारी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो गवर्नमेंट तो देगी नहीं, कुछ तो किसानों को खरीदना पड़ेगा। लेकिन कौन किसान खरीद पाएंगे? जो अमीर किसान होंगे, जिनके पास पैसा होगा, तो वो किसान ये सब चीजें लागू कर पाए, HYV और ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन वगैरह, जिनके पास पैसा था। Phase 2, mid 1970s to mid 1980s, it extended to whole country, covering all crops as small farmers were given loans at subsidized rate for buying inputs. अब देखिए अंतर क्या है इस दौर में, इस फेज में क्या था? गवर्नमेंट ने बाहर से टेक्नोलॉजी ली, उसको देश को मुहैया कराया, किसानों को मुहैया कराया, तो उसका बहुत पैसा उठ गया, तो सब्सिडी पे वो किसानों को, छोटे किसानों को कुछ नहीं दे पाया। अब उस समय तक जब यहाँ पैदावार बढ़ी राइस और व्हीट की, तो क्या हुआ, हमारे देश को बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाहर से फूड ग्रेन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके पास कुछ पैसा आ गया और उसने क्या किया, मिड 1970 से 1980 के दशक के बीच में यहाँ पे क्या किया उसने, सारे खेतों में, सारी तरह की क्रॉप्स में, पहले सिर्फ गेहूं और चावल पे था, अब सारी तरह की फार्मिंग पे ये रिवोल्यूशन लागू की, ग्रीन रिवोल्यूशन। उसके बाद में सब्सिडी पर यानी कम दर पर या रियायती दर पर लोन भी दिए स्मॉल फार्मर्स को, और वो लोग भी ट्रैक्टर खरीद पाए, वो लोग फर्टिलाइजर्स खरीद पाए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब कुछ खरीद पाए, और फिर जो फार्मिंग जो फील्ड्स है उनमें लगा पाए और पैदावार बढ़ा पाए। तो फेज 1 में सिर्फ एफ्लुएंट फार्मर्स इंक्लूडेड थे, फेज 2 में सारे क्रॉप्स थे, और इसमें गरीब किसान भी थे, अमीर किसान भी थे, सारे किसान इंक्लूडेड थे। यहाँ सिर्फ अमीर किसान थे और सिर्फ गेहूं चावल थे, यहाँ सारे क्रॉप्स थे। ओके, देन गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। It benefited large farmers as they had money to invest on mechanization and other technology। ये समझ में आ गया होगा, लार्ज फार्मर्स को या affluent farmers को हेल्प किया। It left out small farmers। स्मॉल फार्मर्स को छोड़ दिया शुरू में, as they did not have money to adopt technology। On overall basis, it failed to achieve equity। देखा जाए तो उसने कार्य तो किया, स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट भी किया, लेकिन आप जानते हैं करप्शन एक बड़ी दीमक है हमारे देश में। वो फार्मर्स के लिए जो सब्सिडी मिलती थी वो नॉर्मली उन तक पहुंच नहीं पा। अब एग्रीकल्चर सब्सिडीज का क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडीज जो होती हैं, वर्च्यू होता है या वाइज होता है? देखिए ये एक वाइज है, पहले हम लेंगे बुराई है। कैसी बुराई है? ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ये गवर्नमेंट के फाइनेंस पे बहुत बड़ा बर्डन है। मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट्स। इसके जो बेनिफिट्स हैं गरीबों को कम मिलते हैं कई बार, और अमीरों को ज्यादा मिल जाते हैं। कई बार अमीरों को कम मिलते हैं, गरीबों को ज्यादा, मतलब पता नहीं लगा सकते। कई बार देखिए एग्रीकल्चर सब्सिडीज है, हमारी जो देश में जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री है वैसे भी। अब सब्सिडी मिल रही है, जिसके पास पहले से 500 बीघा जमीन है, 1000 बीघा जमीन है, जिस किसान के पास, जो बड़ा किसान है, उसको सब्सिडी भी दे रही है, तो क्या है? वेस्टफुल, आपका मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट्स हैं, उसको बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं गरीब किसानों की तुलना में। देन वेस्टफुल कंजम्पशन। इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, भाई सब्सिडी तो आई जाएगी, फालतू पैसा आ रहा है। बड़े किसानों को बहुत फायदा होता है और वो वेस्टफुल कंजम्पशन करते हैं, इसका इधर बर्बादी होती है। वर्च्यू गिव्स एड टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसकी अच्छाई क्या है, वर्च्यू क्या है? ठीक है, ये छोटे किसानों को मदद करता है। हेल्प्स स्मॉल फार्मर्स टू रीप गेट बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। उनको नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, छोटे किसानों को बेचारों को पैसे की वजह से जो पैसा मिलता है, सब्सिडी मिलती है। यानी कि अगर कोई ट्रैक्टर
बाजार में सपोज मुझे नहीं पता 10 लाख का है कितने का है, अगर सपोज हम मान लेते हैं वो 8 लाख का है, तो सब्सिडी के बाद सपोज अगर किसान को किसी को वो 2.5-3 लाख का पड़ गया तो उसे फायदा है और वो फिर ट्रैक्टर ले सकता है। ट्यूबवेल जो लगता है, इनफैक्ट किसानों के लिए टॉयलेट्स भी बनवाए गए जिसमें उनको सिर्फ 2-1 हजार रुपए देना पड़ता था, बाकी गवर्नमेंट वहन करती थी, मतलब बोझ उसको उठाती थी और उसकी वजह से उनकी टॉयलेट्स बने। बाकी खेतों में बहुत तरक्की हो जाती है, वो खाद डाल पाते हैं, उनको सब्सिडी जब मिलती है, मशीन्स लगा पाते हैं, फर्टिलाइजर्स ले पाते हैं, पेस्टिसाइड्स ले पाते हैं, तो किसानों को बहुत, छोटे किसानों को बहुत फायदा होता है। इंक्रीजेस इक्विटी, और इससे हमारे समाज में सोशल जस्टिस और इक्विटी बढ़ता है, यानी कि जिनके पास बहुत कम है उनको कुछ प्राप्त हो जाता है, वो भी आगे बढ़ पाते हैं, अपना सोशल वेलफेयर बढ़ा पाते हैं।